अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2019 के आंसर पेपर के बारे में। मैंने 15, 16, 17, 18, 19 18 तक कर लिया है। अब 19 वाला करने जा रहे हैं। तो पहले करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड। 50 वर्ड में आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग। देखते हैं क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग क्या है? Cost accounting is accounting for cost aimed at providing cost data, statement and report for the purpose of managerial decision making। मतलब उस जो हमारी लागत आती है उसके लिए ये बनाया जाता है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमको? ये कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, और ये इतनी सारे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि हम उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकें। एंड आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से, इसकी टेक्निक से हम अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अपने फिजूल के खर्चों को बंद कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली ये प्रूफ है। इसकी मदद से हम अपने कॉस्ट को कम करके अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन डिराइव देयर फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर जो हमें प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्ट विद द मैन्युफैक्चर परचेज ऑफ गुड्स ब्रिंगिंग गुड्स टू द पॉइंट ऑफ सेल। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सीधा सीधा हमारे प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे गुड्स परचेजिंग करना, गुड्स को लाना सेल के पॉइंट तक। इसके कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल क्या है? फ्रेट भाड़ा, और जैसे वेजेस, ये सब हमारे डायरेक्ट वेजेस में आते हैं। आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड नेक्स्ट स्टेप, एक्सपेंसेस विच आर नॉट इफेक्टिंग डायरेक्टली ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करता हो, प्रोडक्शन से इसका सीधा सीधा संबंध नहीं हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सैलरी, रेंट, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट से हम क्या समझते हैं? तो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में। नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिकम इफेक्टिव विदाउट प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये प्रभावी नहीं हो सकता बिना एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल के। दिस इज सो बिकॉज quite often material is the largest element of cost, and as such an efficient system of material control leads to a significant economic in the total cost। मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो हमारे पूरे प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे बड़ा चीज़ जो होती है वो मटेरियल ही होता है। तो इसको कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि हम मटेरियल का ध्यान रखें कि ये नष्ट ना हो या किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसके आगे भी पूरा लिखा है, लेकिन कोई मतलब अभी होगा नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना यहाँ तक काफ़ी है। इसके आगे जब 10 नंबर में 15 नंबर में जो थियरीज है उसके लिए लिख रखा है। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर की थियरी में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अगला है भैया व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। ओवरहेड से हम क्या समझते हैं?
overhead. Overhead means amount of expenses by any name which is not covered in prime cost. Overhead means ऐसा अमाउंट या ऐसा एक्सपेंसेस जो प्राइम कॉस्ट में कवर ना किया जाता हो, ठीक है। जैसे प्राइम कॉस्ट में हम क्या मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ये सब हो, ये सब को कवर, ये सब नहीं होता है प्राइम कॉस्ट में, हम कवर नहीं करते इसको। आगे, इट इज़ नॉट डायरेक्ट मटेरियल, नॉट डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ना तो ये डायरेक्ट मटेरियल होता है, ना डायरेक्ट लेबर होता है, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके अलावा जिस नाम से आता है उसी को हम ओवरहेड बोलते हैं, इनके अलावा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मशीन हावर रेट। मशीन हावर रेट एक्सप्लेन करना है। मीनिंग ऑफ मशीन हावर रेट। मशीन हावर रेट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन for 1 hour. This rate is obtained by dividing the amount of factory overhead apportioned to a machine by the number of machine hours for the period under consideration. मतलब ऐसा कॉस्ट जो 1 घंटे में मशीन पर खर्चा होता है, ऐसा कॉस्ट। ये टोटल ओवरहेड को जोड़ के उसमें से डिवाइड करते हैं जब मशीन आवर रेट को, तब हमारा आता है इफेक्टिव मशीन आवर रेट को। जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारा आता है मशीन आवर रेट। 1 घंटे में कितना चला उस पर तब कॉस्ट आता है। इस पर जब हम करते हैं सवाल तब ज़्यादा समझ आता है। मशीन आवर रेट हम एक्सप्लेन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एक्सप्लेन द बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, सो batch costing is a method of costing which is used in industries where product out in batches। मतलब ये ऐसी जगह पे, ऐसी इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है बैच कॉस्टिंग को, जहाँ पे प्रोडक्ट बैच में बनते हैं। जैसे लाइक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई फार्मा की कंपनी है, वहाँ पे दवाइयाँ सब अलग अलग बैच की बनती हैं। और लाइक कोई शुगर, मतलब कॉस्मेटिक वाला होगा, वहाँ पे सब अलग अलग बैच में बनते हैं, ऐसे टाइप में जहाँ पे बैचेस होते हैं अलग अलग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैच कॉस्टिंग हमने देख ली। बैच कॉस्टिंग के बाद भैया क्या आएगा, एक्सप्लेन वर्क इज प्रोग्रेस। जब वर्क प्रोग्रेस में हो तब इसको एक्सप्लेन करना है। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP क्या है, गुड्स इन प्रोसेस और इन प्रोसेस इन्वेंट्री आर a company partially finished goods waiting for completion and eventually sale, or the value of these items। मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जो हम फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट पे जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। जो सेल करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे होते हैं, ये पूरा प्रोसेस ये वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। आगे है व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्क एक्सप्लेन वर्क इज प्रोग्रेस, ये हो गया। व्हाट इज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस लिख रखा है। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, नॉर्मल वेस्टेज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वेस्टेज, मे बी मोर और लेस देन एस्टिमेटेड वेस्टेज। If it is more, it is known as abnormal wastage. If it is less, then it is known as abnormal effectiveness या gain। abnormal gain मतलब ये जब हमारा नॉर्मल वेस्टेज कम होगा तो जो उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से जो हमारा फायदा होगा, जो हमारे पे प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन। जो हमारे नॉर्मल वेस्टेज के कम होने से जो हमको फायदा होगा वो दैट इज इफेक्टिवनेस। ये पूरा लिख रखा है यहाँ से, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ये होता। बस पूरा छोटा सा ये समझते हैं, जब नॉर्मल वेस्टेज कम होगा उससे जो हमारे को फायदा होगा वही कहलाता है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो गया। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है?
अब मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का मेथड है। यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वेयर गुड्स आर कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, जहाँ पर गुड्स कंप्लीट होता है कई स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद। वेयर प्रोडक्शन इज मेड इन स्टेप्स, जहाँ पर प्रोडक्शन स्टेप्स में बनता है। इसकी अब पूरा मर्ज करके मीनिंग देख लेते हैं। इसका जो पॉइंट लिखा है, देयर आर सर्टेन कमोडिटीज विच अंडरगो सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर बिफोर कंप्लीशन। मतलब कई ऐसे वस्तुएं होती हैं जो जिनको पूरा होने के लिए कई स्टेज से गुजरना पड़ता है उनको कंप्लीट होने के लिए। जैसे एग्जांपल है मैन्युफैक्चर क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको मैन्युफैक्चर करने में कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। एक बारी उसका कॉटन को एक तरह से कुछ किया जाता है, उससे धागा निकलता है जो गांधी जी करते थे। उसके बाद उसकी गुनाई होती है, कुछ होता है, उसके बाद उसकी सिलाई होती है, उसके बाद कोई कार्डर और लगाता है, कोई यहाँ पे बटन लगाता है। ये सब कई स्टेजेस होते हैं वो, इसलिए इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में रखा गया, जो कई स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। हम देखते हैं एक्सप्लेन, लास्ट वाला है एक्सप्लेन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है तो मीनिंग देखते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। If any enterprise is having non-integrated costing system, then two types of department will be maintained by the enterprise. Costing department shall prepare its accounting books separately in addition to accounting books financial department. मतलब जहाँ पे जिस इंटरप्राइज में नॉन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सिस्टम होता है, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे ये दोनों कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों एक साथ में बनते हैं। इसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पे दोनों साथ में बनते हैं। जो इंटीग्रेटेड होता है उसको सेपरेटली बुलाते हैं। जहाँ पे फाइनेंशियल बुक बनता है वहाँ पे कॉस्ट बुक नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट बुक प्रिपेयर करता है एंड ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल बुक प्रिपेयर करता है। ये दोनों जहाँ पे मर्ज करके बनते हैं वो होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन बी करेंगे हम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।